हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय माँ करणी। आप सभी का एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले या प्रीवियस जो अपनी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने बात की थी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की वहाँ पर हमने बात की थी। और उस टेंस को हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को डिटेल में जान भी लिया था। हालांकि उसमें कोई रूल अप्लाई होता नहीं था, रूल उसमें था नहीं, लेकिन फिर भी जितनी प्रकार से उसके सेंटेंस बन सकते थे वो हमने कंप्लीट किए। अगर आप उन प्रीवियस क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूस का अगर कोई सेंटेंस आपके एग्जाम में हो तो वो शायद आपको गलत नहीं होगा, अच्छे से आप उसको कर पाएंगे। उसके बाद में आज की अपनी जो क्लास होने वाली है डियर स्टूडेंट्स, वो क्लास अपनी होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। जैसा कि नाम से पता चल जाएगी, फ्यूचर का टाइम होगा और फ्यूचर टाइम में जो आपका कार्य होगा, जो भी आपकी एक्टिविटी होगी, वो एक्टिविटी या कार्य वो क्या होगी, परफेक्ट होगी। यानी कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट कहूँ तो आपकी जो भी एक्टिविटी होगी वो फ्यूचर टाइम में एक निश्चित समय पर जाकर क्या होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी, या निश्चित समय पर वो आपकी जो एक्टिविटी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर इससे पहले देखिए, इससे पीछे देखिए डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करूँ तो वहाँ पर कोई एक्टिविटी आपकी फ्यूचर में स्टार्ट होगी, एक्टिविटी आपके फ्यूचर में स्टार्ट होगी, आप कंटिन्यू उसको स्टार्ट करने वाले हो इन फ्यूचर। फिर हमने फ्यूचर कंटिन्यूस को पढ़ा, प्रोग्रेसिव को पढ़ा, तो वहाँ पर आपकी कोई एक्टिविटी एक निश्चित समय पर कंटिन्यू रह रही होगी, कंटिन्यू चल रही होगी, वहाँ पर आपकी कंटिन्यूटी वाला उसमें जो है भाव था। यहाँ पर हम बात करें परफेक्ट की, तो यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटी होगी वो इन फ्यूचर यानी फ्यूचर टाइम में आपकी एक्टिविटी किसी निश्चित समय पर कंप्लीट हो जाएगी। यानी आपकी एक्टिविटी जो है फ्यूचर में ही स्टार्ट होगी और फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो इसमें एक्टिविटी का भाव ये होगा कि फ्यूचर में ही आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी और फ्यूचर में ही वो एक्टिविटी आपकी कंप्लीट होगी। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं वो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखने को मिलते हैं। तो अब देख सकते हैं इसका फॉर्मूला किस प्रकार से होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट और कंटिन्यूस, अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूले को, और फॉर्मूला किस प्रकार से बनने वाला है। देखें, फॉर्मूला होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर बात करूँ तो किस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की, उसके बाद में हमारे पास क्या होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट के साथ में हमारे पास होने वाला है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद में क्योंकि टेंस परफेक्ट है, कौन सा है, परफेक्ट, तो परफेक्ट टेंस है तो हमारे पास यहाँ क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर होने वाला है हैव। क्या होने वाला है, हैव। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में क्या होगा, हैव। उसके बाद में हम यूज़ करने वाले, क्योंकि परफेक्ट टेंस और हैज आपका हैव आ गया तो उसके बाद में यूज़ करेंगे हम जो है मेन वर्ब का, और मेन वर्ब के बाद में हम यूज़ करने वाले हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर। क्या यूज़ करेंगे, अदर। ध्यान रखें, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो होगी आपकी बाई प्लस टाइम। क्या होगी, बाई प्लस टाइम होने वाली है। क्या होने वाली है, बाई प्लस टाइम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो बाई प्लस टाइम है ये आपका एज एडवर्ब भी आप एज एडवर्ब भी मान सकते हो कि बाई के साथ में क्या जुड़ने वाला है, टाइम। अब टाइम किस प्रकार से जुड़ेगा, या कितने प्रकार से आपका बाई के साथ में टाइम जुड़ सकता है, उसको हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन पहले एक बार फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट किस प्रकार से डिवाइडेशन होता है, इससे प्रीवियस जो अपने फ्यूचर इंडेफिनिट और कंटिन्यूस टेंस को पढ़ा है तो वहाँ पर हमने सब्जेक्ट का डिवाइडेशन बहुत अच्छे से किया है कि किस प्रकार से फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट का डिवाइडेशन होता है। बाकी टेंस की तरह यहाँ पर नहीं होता, यहाँ थोड़ा अलग होता है। किस प्रकार से होता है, सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पर सब्जेक्ट का डिवाइडेशन होता है, आई और वी अलग कैटेगरीज में होंगे, आई और वी अलग कैटेगरी में होंगे, और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट बच गए, चाहे आपका ही हो, सी हो, या इट हो, या उसके बाद में क्या हो, नेम हो, उसके बाद में सिंगुलर नाउन हो, या उसके बाद में प्लूरल नाउन हो। क्या हो डियर स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन हो। उसके बाद में क्या हो सकता है, यू हो सकता है, उसके बाद में दे हो सकता है। क्या हो सकता है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, यू और दे, ही सी इट नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, और यू और दे, आई और वी। तो सबसे पहले हमारा जो डिवाइडेशन है सब्जेक्ट का वो किस प्रकार से है, तो आई और वी अलग कैटेगरीज में होने वाले हैं, और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट बच गए आई और वी के अलावा वो सभी अलग कैटेगरीज में होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कौन है, आई और वी, आई और वी। तो आई और वी जो अपने अलग कैटेगरी में होंगे, और बाकी जो बच गए जिनको हम रेस्ट ऑफ लिख सकते हैं, रेस्ट ऑफ। तो ये रेस्ट ऑफ आपके बाकी सब्जेक्ट हो गए और आई और वी अलग कैटेगरीज में हो गए। तो आई और वी की अगर बात करूँ या रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट की बात करूँ तो ध्यान रखिए आई और वी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सेल।
क्या होगी, सेल। और बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट बचे उनके साथ में क्या आएगी, विल। क्या आएगी, विल। आई और वी के साथ में क्या आएगी, सेल। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सेल। और बाकी के साथ में क्या आने वाली है डियर स्टूडेंट्स, बाकी के साथ में आने वाली है विल। तो ध्यान रखें, एज ए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यहाँ पर यूज होने वाली है विल या सेल। उसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर दोनों ही, चाहे विल हो चाहे सेल हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में क्या यूज़ करेंगे, हैव। क्या यूज़ करेंगे, हैव। अब सीधी सी बात है, जब आप हैज या हैव यूज़ कर देते हो या हैड कर यूज़ कर देते हो तो ध्यान रहें वहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो मेन वर्ब का वो बचता है सिर्फ V3 का, चाहे है जो चाहे है वो या उसके बाद में हेड भी हो सकता है। तो तीनों ही कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, V3 का प्रयोग करते हैं, या यूँ कहूँ कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट अपनी जगह होगा, उसके बाद में अदर अपनी जगह है, और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, बाई प्लस टाइम। क्या है, बाई प्लस टाइम। और बाई प्लस टाइम किस प्रकार से समय जुड़ सकता है उसको देखें एक बार इधर। ये आपका, इसको आप एडवर्ब भी मान सकते हैं, ये आपका क्या है, एडवर्ब भी है, और दोनों तरीके से देख लें किस प्रकार से सेंटेंस में हो सकता है। तो बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम या एज एडवर्ब यूज किया जाता है। तो ध्यान रहे, बाई प्लस टाइम, टाइम किस प्रकार से जुड़ेगा बाई के साथ, क्योंकि अगर बाई के साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ता है, ध्यान रखें अगर किसी सेंटेंस में बाई के साथ अगर ऑब्जेक्ट जुड़ गया तो ध्यान रहे वो पैसिव का सेंटेंस बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे बाई के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ना, बाई के साथ में क्या जोड़ना है, टाइम। जब बाई के साथ में टाइम जुड़ता है तो वो आपका सेंटेंस फ्यूचर को इंडिकेट करता है, और फ्यूचर में भी किसको इंडिकेट करता है, फ्यूचर में भी आपका परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है। टाइम किस प्रकार से जुड़ेगा देखें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, टाइम जुड़ेगा आपका बाई के साथ में सिर्फ सीधा टाइम जुड़ सकता है, सीधा टाइम, जैसे बाई संडे, बाई जनवरी, बाई 10 AM, बाई 1 o'clock, इस प्रकार से टाइम जुड़ सकता है। तो सीधा समय भी जुड़ सकता है। दूसरा, फ्यूचर की कोई एडवर्ब जुड़ सकती है, फ्यूचर टेंस की कोई एडवर्ब, जैसे नेक्स्ट हो सकती है, नेक्स्ट प्लस टाइम, या फिर टुमारो हो सकती है। क्या हो सकती है, नेक्स्ट हो सकती है या फिर टुमारो हो सकती है। क्या हो सकती है, नेक्स्ट या टुमारो, या उसके बाद में देन भी हो सकती है, देन भी यूज़ करवा सकता है। तो टुडे हो सकता है, नाइट हो सकता है, वहाँ पर यूज़ फ्यूचर की कोई भी एडवर्ब आपसे यूज़ करवा सकता है। उसके बाद में जो थर्ड इसका जो टाइप है वो कौन सा है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सेंटेंस भी फ्यूचर का दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, सबसे पहले बात करें तो सीधा टाइम हो सकता है, उसके बाद में फ्यूचर की कोई एडवर्ब हो सकती है, जैसे नेक्स्ट, टुमारो, देन, इस प्रकार से। और उसके बाद में बात करें तो फिर बाई के साथ में क्या जुड़ सकता है, बाई के साथ में फ्यूचर का पूरा सेंटेंस भी जुड़कर आ सकता है। ध्यान रखें, ध्यान रहे, बाई के साथ में क्या जुड़कर आ सकता है, फ्यूचर का सेंटेंस जुड़कर आ सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बाई के साथ में टाइम किस प्रकार से जुड़कर एक सेंटेंस में आ सकता है। तो ये एज एडवर्ब भी काम करती है, और अगर सेंटेंस या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो बाई के साथ में टाइम जुड़कर आता है तो वो आपका क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो आपका माना जाता है, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो अपना जो है वहाँ पर वर्ब यूज की जाती है डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार दोबारा देखें इन चीज़ों को, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो उसमें किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ध्यान रहे, फ्यूचर में ही आपकी एक्टिविटी किसी निश्चित समय पर जाकर पूरी होने वाली है। तो जब निश्चित समय पर आपकी कोई एक्टिविटी, हो सकता है कि आपने किसी कार्य को शुरू किया हो, लेकिन वो एक्टिविटी आपकी किसी निश्चित समय में फ्यूचर में जाकर के वो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूले को, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हैव है, उसके बाद में क्योंकि कम परफेक्ट की बात हो रही तो परफेक्ट की बात है, जब या हेड तो आना लाजमी है। तो यहाँ पर बात हम फ्यूचर की परफेक्ट की करें तो यहाँ पर क्या आने वाला है, उसके बाद में मेन वर्ब होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अदर और बाई प्लस टाइम होगा। उसके बाद में अगर फॉर्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट किस प्रकार से डिवाइडेशन होगा, सब्जेक्ट का डिवाइडेशन होने वाला है स्टूडेंट्स। सबसे पहले डिवाइडेशन होगा आई और वी का। तो आई और वी अलग कैटेगरीज में होंगे जिनके साथ सेल यूज होगा। बाकी जो जितने भी सब्जेक्ट बच गए आपके, से आपका ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, यू और दे, इन सभी के साथ में क्या यूज होगा, इन सभी के साथ में यूज होने वाला है विल। तो यहाँ देख सकते हैं आई और वी के साथ सेल, और बाकी के साथ रेस्ट ऑफ के साथ क्या होगा, विल यूज होगा। यहाँ ध्यान रखें क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो विल और सेल दोनों के साथ ही क्या यूज हो जाएगा, हैव यूज हो जाएगा। क्या यूज हो जाएगा स्टूडेंट्स, हैव यूज हो जाएगा। यहाँ पर हैव यूज हो जाएगा। उसके बाद में बात करें तो हैव यूज होने के बाद में यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास जो है परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग या हैव के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, V3। और V3 क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल से फॉर्म बोला जाता है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर है, और उसके बाद में क्या दे रखा है आपको, बाई प्लस टाइम जो है
दे रखा है। तो बाई प्लस टाइम किस प्रकार से हो सकता है, बाई के साथ में टाइम किस प्रकार से जुड़ेगा वो आप एज एडवर्ब मान लो, या फिर बाई प्लस टाइम को किस प्रकार से हम उसको देखेंगे तो एज एडवर्ब देखें तो ये किस प्रकार से होगा, बाई के साथ में टाइम किस प्रकार से जुड़ेगा। बाई के साथ में सीधा टाइम भी जुड़ सकता है, सीधा टाइम हो सकता है, जैसे बाई संडे, बाई जनवरी, बाई जुलाई, या बोल सकते हो कि बाई सैटरडे। तो ये इस प्रकार से टाइम भी जुड़कर हो सकता है। इसके बाद में देखें कि फ्यूचर की कोई एडवर्ब हो सकती है, जैसे नेक्स्ट हो सकती है, टुमारो हो सकती है, देन हो सकती है। इसके बाद में बाई के साथ में आपका फ्यूचर का पूरा सेंटेंस भी जुड़कर आ सकता है, अकेले एडवर्ब भी आ सकती है और पूरा का पूरा सेंटेंस भी जुड़कर आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस किस प्रकार का है, समय किस समय पर पूरा होगा, उसी के अकॉर्डिंग एडवर्ब होगी या वो आपका फ्यूचर का पूरा सेंटेंस होगा या सिर्फ टाइम होगा, वो डिपेंड करता है उस पर। तो आई होप की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसी एडवर्ब को ध्यान में रखते हुए एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं ताकि ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएं, किस प्रकार से इसका ये बनने वाला है सेंटेंस पूरा का पूरा, और किस प्रकार के ये सेंटेंस बनते हैं वो सेंटेंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखते हैं और सेंटेंस करके देखते हैं। अगर देखा जाए सबसे पहले तो अपना एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, तुम इस कार्य को कल तक कर लोगे। तुम इस कार्य को कल तक कर लोगे, यानी यह जो कार्य है वो कल तक तुम कर लोगे या कल तक समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो एक निश्चित समय दे दिया कि बाय टुमारो, यानी कल तक तुम इस कार्य को फिनिश कर लोगे। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव किस प्रकार से बनने वाला है, अफर्मेटिव की बात करो तो किस प्रकार से बनेगा डिस्टेंस। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं यू, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा विल, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हैव, क्या आएगा हैव। उसके बाद में कार्य को कर लोगे तो क्या आ जाएगा, करने के लिए हमारे पास हो जाएगा, हम डन भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम फिनिश भी कर सकते हैं, कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो यू विल हैव डन, तुम कर लोगे इस कार्य को, यानी दिस जॉब या वर्क दोनों एक ही बात है। यू विल हैव डन दिस जॉब या दिस वर्क। उसके बाद में क्या आ जाएगा, यू विल हैव डन दिस जॉब बाय टुमारो, क्या आ जाएगा, बाय टुमारो। देखिए एक बार दोबारा, यू विल हैव डन दिस जॉब बाय टुमारो, तुम इस कार्य को कल तक कर लोगे। इसके बाद में नेगेटिव किस प्रकार से बनेगा, नेगेटिव को देखें, नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। तो देखें यू, उसके बाद में विल नॉट, और बता रखा है मैंने प्रीवियस क्लास में बताया आपको कि विल नॉट को मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, वांट कर सकते हो। यू विल नॉट या यू वांट हैव डन दिस जॉब बाय टुमारो, क्या हो जाएगा, यू विल नॉट या वॉन्ट हैव डन दिस जॉब बाय टुमारो, ये आपका निगेटिव हो गया। उसके बाद में बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनने वाला है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को यूज़ शुरू में करेंगे, विल, उसके बाद में विल यू हैव डन दिस जॉब, विल यू हैव डन दिस जॉब बाय टुमारो, क्या हो जाएगा, बाय टुमारो, और अंत में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विल यू हैव डन दिस जॉब बाय टुमारो। तो ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड आपका क्वेश्चन मार्क वाला या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव आपको दो प्रकार के बता रखे हैं, तो आप इसको WH वर्ड से भी बना सकते हैं। कैसे, WH आप वर्ड शुरू में लगा दीजिए, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर आप वाई लगा सकते हैं, तुम इस कार्य को कल तक क्यों कर लोगे, तुम इस कार्य को कल तक क्यों कर लोगे, तो यहाँ वाई से यूज हमने वाई लगा दिया, या यहाँ पर हम वेयर भी लगा सकते हैं। तो जो भी WH वर्ड सुटेबल हो हम उसको सेंटेंस के शुरुआत में, स्टार्टिंग में उसको यूज़ कर देंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपके फ्रेमिंग क्वेश्चन का एक अलग से टॉपिक है, और वहाँ पर जब क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को और डिटेल में जानेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर आपके आंसर से क्वेश्चन बनते हैं, WH वर्ड से बनते हैं या हेल्पिंग वर्ब से, दोनों ही आपके कोर्स में दे रखे हैं। अगर मैं जहाँ तक सेकेंडरी क्लास की बात करूँ तो उसके बाद में अगर बात करूँ तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस प्रकार से बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करूँ तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा आपका विल यू नॉट
हैव डन, विल यू नॉट हैव डन दिस जॉब बाय टुमारो, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, विल यू नॉट हैव डन दिस जॉब बाय टुमारो। यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव की तरह विल यूज हो गया और नेगेटिव की तरह यहाँ पर नॉट यूज हो गया। तो विल यू नॉट हैव डन दिस जॉब बाय टुमारो। उसके बाद में देखें तो दूसरे तरीके से बनेगा, तो किस प्रकार से बनेगा, विल नॉट को आप एक साथ लिख सकते हो, तो ये आपका वॉन्ट यहाँ आ जाएगा, और वॉन्ट यहाँ आने के बाद में आपका यू आ जाएगा, और यू के बाद में आपका जो बाकी सेंटेंस है वो एज इट इज़ आगे यूज हो जाएगा। तो एक बार दोबारा देखिए इससे एग्जाम्पल को, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस की बात करें तो हमारा जो सेंटेंस है, तुम इस कार्य को कल तक कर लोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर अफर्मेटिव की बात करो किस प्रकार से बनेगा, यू विल हैव डन दिस जॉब बाय टुमारो, कल तक तुम इस कार्य को कर लोगे। उसके बाद में नेगेटिव देखें, यू विल नॉट, और मॉडर्न ग्रामर कहते हैं कि विल नॉट को आप वॉन्ट भी लिख सकते हो, तो यू विल नॉट हैव डन दिस जॉब बाय टुमारो। इंट्रोगेटिव की बात करो तो विल यू हैव डन दिस जॉब बाय टुमारो, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। WH वर्ड से भी आपका ये बनता है, तो आप शुरू में जो भी सूटेबल वर्ड हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने वाई यूज़ किया है, और उसके बाद में आप वेयर भी यूज़ कर सकते हो, व्हेन भी यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे कौन सा सूटेबल होता है वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस प्रकार से बनेगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, यहाँ पर विल यू नॉट हैव डन दिस जॉब बाय टुमारो, और विल नॉट को आप एक साथ भी लिख सकते हो, तो विल नॉट का आपका हो जाएगा वॉन्ट और यू, और बाकी का जो सेंटेंस है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका एज इट इज़ रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना एक एग्जाम्पल था, जो इसी एग्जाम्पल को हमने 4 अलग अलग कैटेगरीज में, यहाँ होंगे 4 प्रकार के सेंटेंस, इसी सेंटेंस के हमने बनाकर देखे हैं या समझे इन चीज़ों को। तो अब हम बात करने वाले हैं इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स की, ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाए। कौन से, हम बात कर रहे हैं बाई प्लस टाइम की, और बाई प्लस टाइम से रिलेटेड किस प्रकार के सेंटेंस आपके और बनते हैं, तो वो आप और देखते हैं और करते हैं उनको, और एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और समझ में आ जाए। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर सबसे पहले अगर बात करूं सेल आई हैव रिटन, सेल आई हैव रिटन दिस एक्सरसाइज, सेल आई हैव रिटन दिस एक्सरसाइज, सेल आई हैव रिटन दिस एक्सरसाइज बाई देन। क्या हो जाएगा, सेल आई हैव रिटन दिस एक्सरसाइज बाई देन, क्या मैं तब तक इस एक्सरसाइज को लिख लूँगा, या तब तक मैं इस एक्सरसाइज को क्या कंप्लीट कर लूँगा। तो इस प्रकार का ये आपका एग्जाम्पल है। उसके बाद में देखें, उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल हो जाएगा, मनीषा विल हैव सेव्ड 5 लाख रुपीज, मनीषा विल हैव सेव्ड 5 लाख रुपीज बाई नेक्स्ट ईयर। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, मनीषा विल हैव सेव्ड 5 लाख रुपीज़ बाई नेक्स्ट ईयर, यानी मनीषा अगले साल तक 5 लाख रुपए बचा लेगी, या 5 लाख रुपए वो बचा चुकी होगी। इस प्रकार का अपना जो है एग्जाम्पल हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अपना हो जाएगा, वी शैल हैव लेफ्ट दैट होटल, वी शैल हैव लेफ्ट दैट होटल बाई संडे। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, वी शैल हैव लेफ्ट, हम छोड़ देंगे या वहाँ से निकल जाएंगे, दैट होटल, उस होटल को, वी शैल हैव लेफ्ट दैट होटल बाई संडे, हम संडे तक उस होटल को छोड़ देंगे या उस होटल से हम निकल जाएंगे। ये अपना हो गया जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद में हम बात करें तो नेक्स्ट अपना एक एग्जाम्पल होगा, और वो होगा अपना, बात करते हैं
दे विल दे विल हैव दे विल हैव दे विल हैव दे विल हैव हैड दे विल हैव हैड देयर ब्रेकफास्ट they will have had their breakfast by 7 o'clock by 7 o'clock they will have had their breakfast by 7 o'clock यानी वो क्या करेंगे 7 बजे तक अपना नाश्ता कर लेंगे या 7 बजे तक उनका नाश्ता क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये अपने एक एग्जाम्पल है। उसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट अपना जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स, उसकी बात करते हैं। और नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है, उसके बाद में देखें अगला जो अपना एग्जाम्पल होने वाला है वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। आगे अपना एग्जाम्पल है द फार्मर्स विल हैव हार्वेस्ट द फार्मर्स विल हैव हार्वेस्टेड द क्रॉप्स द फार्मर्स विल हैव हार्वेस्टेड द क्रॉप्स। अब ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका बाई प्लस जो टाइम होता है वो आप का अंत में भी हो सकता है और शुरू में भी हो सकता है। तो अभी हमने जो बात की है तो वो आपका अंत में हो सकता है, जैसे यहाँ पर अंत में लगाकर देख लेते हैं। और नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल देखेंगे उसमें हम शुरू में भी लगाकर देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। द फार्मर्स विल हैव हार्वेस्ट द क्रॉप्स बाई नेक्स्ट वीक। क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई नेक्स्ट वीक। द फार्मर्स विल हैव हार्वेस्टेड द क्रॉप्स बाई नेक्स्ट वीक। किसान अगले हफ्ते तक अपनी फसल को क्या कर लेंगे, काट लेंगे। इसके बाद में देखें ये बाई प्लस टाइम शुरू में किस प्रकार से होगा, बाई एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ बाई एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने के अंत तक ऑल द स्टूडेंट्स will have deposited deposited by end of the next month. All the students will have deposited their fees। क्या हो जाएगा, दोबारा देखें सभी सेंटेंस को डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एग्जांपल है सेल आई हैव रिटन दिस एक्सरसाइज बाई देन। क्या यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव के है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो सेल आई हैव रिटन दिस एक्सरसाइज बाई देन यानी क्या मैं तब तक इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लूँगा, क्या लिख लूँगा। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया और अंत में क्वेश्चन मार्क है तो WH आपका हेल्पिंग और उससे रिलेटेड आपका एग्जाम्पल बन गया। उसके बाद में मनीषा विल हैव, तो ध्यान रखिए डिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास क्या है, बाई प्लस टाइम, ये दे रखा है बाई प्लस टाइम। और बाई प्लस टाइम से रिलेटेड ही हम एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाई प्लस टाइम के साथ में आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है। मनीषा विल हैव सेव्ड 5 लाख रुपीज़ बाई नेक्स्ट ईयर, बाई प्लस टाइम है। और ध्यान रखें यहाँ पर बाई प्लस टाइम सीधा टाइम दिया है, लेकिन यहाँ बाई प्लस टाइम तो दिया है लेकिन किस प्रकार से, फ्यूचर की एडवर्ब दे करके। और ये किस प्रकार से टाइम आपका बाई के साथ जुड़ेगा वो हमने इससे पीछे या थोड़ी देर पहले हमने इसका जिक्र किया है कि बाई नेक्स्ट ईयर, तो बाई के साथ में आपका क्या जुड़ गया, फ्यूचर टेंस की एडवर्ब जुड़ गई। तो मनीषा अगले साल तक क्या 5 लाख रुपए बचा लेगी। उसके बाद में उसकी बचत 5 लाख रुपए तक हो जाएगी। वी शैल हैव लेफ्ट दैट होटल बाई संडे। अब देखो यहाँ पर सीधा टाइम दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, सीधा टाइम। वी शैल हैव लेफ्ट दैट होटल बाई संडे यानी संडे तक या संडे तक हम इस होटल को छोड़ देंगे, इस होटल से हम रवाना हो जाएंगे, निकल जाएंगे। दे विल हैव हैड देयर ब्रेकफास्ट बाई 7 o'clock यानी वे बोल सकते हो कि वे 7 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। उसके बाद में द फार्मर्स विल हैव हार्वेस्टेड द क्रॉप्स बाय नेक्स्ट वीक, यहाँ पर भी क्या दिया है, यहाँ पर भी फ्यूचर की एडवर्ब दी है।
यहाँ पर क्या दिया, फ्यूचर की एडवर्ब आपको दे रखी है डियर स्टूडेंट्स, क्या दे रखी है, फ्यूचर की एडवर्ब। तो द फार्मर्स विल हैव हार्वेस्टेड द क्रॉप्स बाई नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक जो है किसान अपनी फसल को काट लेंगे। बाई एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले सप्ताह के अंत तक ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव डिपॉजिटेड देयर फीस, अगले सप्ताह के अंत तक या अगले महीने के अंत तक सभी स्टूडेंट अपनी फीस जमा करवा देंगे। तो इसके बाद में एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको और समझ में आए थोड़ा। बात करते हैं माया will have finished her project by tomorrow morning, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एक बार दोबारा देखें। माया विल हैव फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट बाय टुमारो मॉर्निंग। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास बाई के साथ में क्या दे रखा है, फ्यूचर टाइम दे रखा है, और बोल सकते हो कि यहाँ पर फ्यूचर की एडवर्ब दे रखी है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, बाई के साथ में यहाँ पर भी दे रखा है फ्यूचर की एडवर्ब नेक्स्ट दे रखी है। तो कहने का मतलब बाई के साथ में टाइम किस प्रकार से आ सकता है और किस प्रकार से वो सेंटेंस में यूज़ होता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी और इन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज़ को और भी क्लियर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। और बाई प्लस टाइम के अलावा आपका किस प्रकार के सेंटेंस और बन सकते हैं उसको हम देखेंगे आगे, लेकिन इससे पहले आप इससे जो भी सेंटेंस बोर्ड पर आपको दिख रहे हैं उनको आप अच्छे से इनको देखें, और या फिर इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, या फिर क्लास को आप दोबारा देखें और अच्छी चीज़ें, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अब देखते हैं आगे। अब हम आगे बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूले से रिलेटेड, और आगे हम बात करेंगे तो किस प्रकार के सेंटेंस वहाँ पर हो सकते हैं। देखें, अब हम बात करेंगे रूल की, और रूल नंबर वन क्या कहता है, ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स। रूल नंबर वन ये कहता है कि बिफोर, ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, बिफोर और आफ्टर, लेकिन यहाँ मैं जिक्र सिर्फ बिफोर का ही करूँगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो बिफोर से कनेक्ट करके ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखें, बिफोर जो आपका वर्ड है, बिफोर का अर्थ क्या होता है, पहले, क्या होता है, पहले, और इसी का अर्थ होता है सामने, क्या होता है, सामने। तो यहाँ पर बिफोर का अर्थ क्या होता है, पहले या सामने। तो बिफोर का अर्थ जिस प्रकार से सामने होता है, तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लास में जिक्र किया था जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे थे, और पास्ट परफेक्ट में हमने जिक्र किया था रूल नंबर 1 और 3, रूल 1 एंड 3। रूल 1 एंड 3 में मैंने बात की थी बिफोर और आफ्टर की, और बिफोर का मतलब होता है पहले, पहले का मतलब तीसरा, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बाद में मतलब तीसरा। तो जब एक जगह तीसरा आ रहा है तो दूसरी जगह कौन सा आएगा, दूसरा जगह आप जो स्पेस बच जाता है वहाँ पर आता है आपका पहला, पहला मतलब इंडेफिनेट, और तीसरा मतलब परफेक्ट। 3 से मतलब यहाँ पर परफेक्ट है, और 1 से मतलब ये है इंडेफिनेट। जब पास्ट की बात कर रहे थे, हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे थे, वहाँ पर हम पास्ट की ही बात कर रहे थे, पास्ट का इंडेफिनेट और पास्ट का परफेक्ट। अब हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो अब हम बात करने वाले हैं 1 और 3 के रूल में। अब और हम बात करेंगे, क्योंकि मैं बिफोर के साथ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिफोर के साथ में जो रूल लगता है वो रूल आपका लगता है 1 और 3 का। 1 और 3 का कैसे, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर 1 का जिक्र करेंगे तो 1 तो क्या होगा, यहाँ पर 1 का जिक्र करें तो 1 तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। और अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट, क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट। दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स, बिफोर के साथ में हमारे साथ जो रूल नियम लगने वाला है वो लगने वाला है 1 और 3 का। और 1 और 3 की बात करूँ तो यहाँ पर 1 का मतलब है, क्योंकि 1 का मतलब होता है इंडेफिनेट, क्योंकि फर्स्ट फेज कौन सी होती है, इंडेफिनिट ही होती है, चाहे वो आप प्रेजेंट टाइम में रहें, चाहे पास्ट में रहें, चाहे फ्यूचर में रहें। तो एक फर्स्ट का 1 का मतलब होता है पर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं तब, क्योंकि अगर पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे होते तो वहाँ पर 1 का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट, और 3 का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो 1 का मतलब हो गया
ए का मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ए का मतलब हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट, और 3 का मतलब हो गया फ्यूचर परफेक्ट। इसका मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस दिया जाता है और बिफोर के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर हम जो हमारे पास स्पेस बच जाता है, वहाँ पर हम 1 और 3 का रूल लगाते हुए क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट भरेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस आपको दे रखा है और आपको नेक्स्ट कॉलम खाली छोड़कर दे रखा है, तो वहाँ पर हम 1 और 3 का नियम लगाते हुए नेक्स्ट में क्या बनने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या बनने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। एक बार दोबारा देखिए, रूल नंबर 1 की बात करें, रूल नंबर 1 ये कहता है कि बिफोर और आफ्टर का आपको यूज करना है। किसका यूज़ करना है, बिफोर और आफ्टर का। और बिफोर आफ्टर का यूज़ हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो एग्जांपल पूछे जाते हैं वो एग्जांपल पूछे जाते हैं बिफोर से रिलेटेड ही, क्योंकि आफ्टर के एग्जांपल बहुत कम पूछे जाते हैं। तो बिफोर का अर्थ होता है पहले या सामने, और पहले या सामने इसी पर डिपेंड होते हैं रूल नंबर 1 एंड 3, नियम 1 और 3 किस प्रकार से लागू होता है। 1 का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट और 3 का मतलब यहाँ पर होगा फ्यूचर परफेक्ट। तो जहाँ पर 1 और 3 का नियम लागू होता है बिफोर और आफ्टर, तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स कि जब बिफोर का प्रयोग हम आफ्टर का ही प्रयोग करते हैं तो रूल नंबर 1 एंड 3 का ही प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएं। तो अब हम एग्जाम्पल करके देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, और अपना फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो ये है। और अब अपना एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं अपना एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे सबसे पहले हम बात करें, ही विल हैव, ही विल हैव रीच्ड, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ही विल हैव रीच्ड, ही विल हैव रीच्ड, ही विल हैव रीच्ड एट द एयरपोर्ट, ही विल हैव रीच्ड एट द एयरपोर्ट बिफोर you go to see him, before you go to see him। इससे पहले कि तुम उससे मिलने जाते हो वह कहाँ पहुँच जाएगा, वह एयरपोर्ट पहुँच जाएगा, यानी तुम वहाँ पहुँचोगे उससे पहले वो वहाँ एयरपोर्ट चला जाएगा। उसके बाद में देखें, द लिटिल गर्ल विल हैव, द लिटिल गर्ल विल हैव स्टेप्ड, the little girl will have stepped into the mud before the little girl will have stepped into the mud before I warned। इससे पहले कि मैं उसे वार्न करता हूँ वह लड़की क्या करेगी, वो स्टेप्ड कर जाएगी, यानी वो अपना कदम बढ़ा देगी, कीचड़ में चली जाएगी। और ये इस प्रकार से सेंटेंस है कि वो मेरे वार्न करने से पहले वो वहाँ पर कीचड़ में मड में चली जाएगी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा माई क्लासमेट्स विल हैव रिवाइज्ड, my classmates will have revised their course, my classmates will have revised their course before the exam commences, COMMENCES, बिफोर द एग्ज़ाम कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट होना, शुरू होना। तो इससे पहले कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो मेरे सभी क्लासमेट्स क्या करेंगे, अपने जो भी उनका जो सिलेबस है, जो कोर्स है, उसको क्या कर लेंगे, पूरे कोर्स को रिवाइज कर लेंगे उसको, या उसको पूरा पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम स्टार्ट हो उससे पहले कर लेंगे। उसके बाद में देखें, उसके बाद में बात करेंगे माई grandmother will have gone, my grandmother will have gone for
मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक बिफोर इट इज 6। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? माई ग्रैंड मदर विल हैव गॉन फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी मेरी ग्रैंड मदर जो है बिफोर इट इज़ 6, यानी 6 बजे से पहले मेरी ग्रैंड मदर क्या करेगी? मॉर्निंग वॉक के लिए चली जाएगी या जा चुकी होगी। एक बार दोबारा देखिए डिस्टेंस इन सभी एग्जाम्पल्स को, ताकि आपको और समझ में आ जाए चीज़ें। यहाँ पर वी विल हैव रीच्ड, ही विल हैव रीच्ड एट द एयरपोर्ट, वी विल हैव रीच्ड एट द एयरपोर्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। उसके बाद में द लिटिल गर्ल विल हैव स्टेप्ड इनटू द मड बिफोर आई वॉर्न। और उसके बाद में देखा माई क्लासमेट्स विल हैव रिवाइज देयर कोर्स बिफोर द एग्जाम कमेंट्स। माई ग्रैंड मदर विल हैव गॉन फॉर मॉर्निंग वॉक बिफोर इट इज़ 6। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने। हमने बात की थी रूल नंबर फर्स्ट की, और फर्स्ट के बिफोर का अर्थ था पहले या सामने, और बिफोर पहले के सामने की अगर बात करें तो यहाँ पर बिफोर के साथ रूल लगता है 1 और 3 का। 1 का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, 3 का मतलब होता है फ्यूचर परफेक्ट। और इसी रूल के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स हैं, ध्यान रखिए डिविजन्स। यहाँ पर क्या है? बिफोर। क्या है? बिफोर। और बिफोर के साथ 1 और 3 का रूल लगता है जब आप पास्ट में जाते हो तब भी, और जब आप फ्यूचर में जाते हो तब भी। तो ध्यान रखें, हम यहाँ पर फ्यूचर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बिफोर का अर्थ बताया मैंने पहले। तो बिफोर का मतलब पहले, मतलब इससे पहले। तो बिफोर से पहले आपका रूल कौन सा लगेगा? 3 का। और इधर क्या लगेगा? 1 का। इस प्रकार से बनने वाला है। तो बिफोर से पीछे की तरफ देखें आप, बिफोर से पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर 3rd लग रहा है, यानी फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ किया जा रहा है। सभी में देख सकते हैं आप 3rd का यूज़ किया जा रहा है सभी में। और नेक्स्ट जो अपना सेंटेंस है वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है 1 का। 1 का मतलब इंडेफिनिट का। यहाँ पर सभी में क्या यूज़ किया जा रहा है? यहाँ पर सभी में 3 का यूज़ किया जा रहा है। और अगर इधर देखा जाए तो सभी में 1 का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर 3 कौन है? यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट है। और वहाँ पर 1 कौन है? वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डिस्टेंस वहाँ पर क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस प्रकार से बिफोर के साथ में आपका ये इस प्रकार का सेंटेंस जुड़कर आ सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है डिस्टेंस। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बिफोर के साथ में 1 और 3 का हम यूज़ करते हैं। 1 और 3 का जो नियम है 1 और 3 का, और उसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जो आपको समझ में आ रहे होंगे। और एक बार क्लास को रिवाइज करके देखेंगे, एक बार दोबारा क्लास को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में बात करने वाले हैं रूल नंबर 2 की। और रूल नंबर 2 क्या कहता है उसका हम जिक्र कर लेते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है डिस्टेंस कि कई बार क्या होता है आपके साथ सेंटेंस में क्या होता है? सिंस फोर होता है। क्या होता है डिस्टेंस? सिंस फोर। और सिंस फोर होने के बावजूद भी हमें सेंटेंस में क्या मिलता है? सेंटेंस में बाई प्लस टाइम मिलता है। अब आप कहोगे सर बाई प्लस टाइम तो फ्यूचर परफेक्ट में होता है, और सिंस फोर होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, जो इससे नेक्स्ट जो अपना टेंस होगा वहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो ये तो आपका 3rd हो गया और ये 4th हो गया। ध्यान रखें, ये आपका परफेक्ट है, ये कौन सा है? परफेक्ट। ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट। और ये कौन सा है? ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस है। कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूस। जब दोनों इस प्रकार से एक साथ आते हैं, जब सिंस फोर भी आता है और सिंस फोर के साथ में क्या आता है? बाई प्लस टाइम भी आता है। क्या आता है डिस्टेंस? सिंस फोर के साथ में क्या आता है? बाई प्लस टाइम भी कई बार दे दिया जाता है। कहने का मतलब ये दोनों साथ में दिए जाते हैं, सिंस फोर और बाई प्लस टाइम साथ में दे दिए जाते हैं। तो फिर हमारे सामने समस्या होती है कि सिंस फोर के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन चुने या फिर बाई प्लस टाइम के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन चुने। तो ध्यान रखें, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। क्या हमें परफेक्ट कंटिन्यूस दे रखा है या फिर परफेक्ट दे रखा है, क्योंकि दोनों एक साथ ऑप्शन में हो ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक स्कूल लेवल की बात करूँ तो स्कूल लेवल की बात करूँ तो जो ऑप्शन में हो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो एक साथ दोनों ऑप्शन में होने वाले नहीं होते हैं डिस्टेंस, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो सिंस फोर के साथ में हमारा सिंस या फोर उसके साथ में बाई प्लस टाइम आ जाए तो इस प्रकार के सेंटेंस जब बनते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो किस प्रकार से उनका हम आंसर देते हैं। उनका आंसर सबसे पहले तो हम देते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और ऑप्शन में ज़्यादातर हमारा जो आंसर होता है वो लगभग क्या होता है?
बाई प्लस टाइम के अकॉर्डिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होता है। कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आ जाए। जैसे बाई एंड ऑफ दिस मंथ, बाई एंड ऑफ दिस मंथ I shall have lived here for 10 years, देखें, बाई एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। अब ध्यान दें, यहाँ पर क्या है? बाई प्लस टाइम है। यहाँ पर क्या है? बाई प्लस टाइम। तो ये तो आपका परफेक्ट हो गया, लेकिन आगे क्या है? यहाँ पर सिंस फोर है। क्या है? सिंस फोर। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको परफेक्ट दे रखा तो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं दे रखा और सिर्फ परफेक्ट दे रखा तो परफेक्ट बाई प्लस टाइम वाला जो ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग हम V3 का यूज़ करेंगे या हैव का यूज़ करेंगे, और सिंस फोर वाला ऑप्शन में है तो उसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, हमारा दोनों ही ऑप्शन अगर हमारा उसमें दे रखे हैं, जैसा कि नहीं होता, लगभग 99% में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो वो डिपेंड करता है कि हम उसको सेंटेंस का जो सेंस निकलता है, उसका अर्थ निकलता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़्यादातर 99% आप आश्वस्त रहें, आप श्योर रहें कि इस प्रकार के जब सेंटेंस पूछे जाते हैं तो उनमें बाई प्लस टाइम के अकॉर्डिंग हम जो है अपने फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करने वाले हैं। तो एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। तो यहाँ पर क्या है? शैल हैव और V3 का प्रयोग किया गया है। देखो, सेंस फोर होने के बावजूद भी यहाँ किसका प्रयोग किया गया है? परफेक्ट का प्रयोग किया गया है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं किया गया। एंड बाई एंड ऑफ दिस मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका यूज किया गया है। डिफरेंस किसके अकॉर्डिंग? बाई प्लस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका जो है यूज किया गया है। उसके बाद में अगर बात करें तो ये आई होप की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में एक एग्जांपल और करके देखते हैं ताकि आपको समझ में और आ जाए। बाई नेक्स्ट वीक they will have by next week they will have worked in this factory. By next week they will have worked in this factory for 2 years। क्या हो जाएगा? दोबारा देखें, बाई नेक्स्ट वीक दे विल हैव वर्कड इन दिस फैक्ट्री फॉर 2 years। तो यहाँ पर क्या है? बाई प्लस टाइम दे रखा है परफेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में यहाँ पर विल हैव और उसके बाद में V3 दे रखी है परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज़ की गई, और इन दिस फैक्ट्री फोर सिंस फोर के साथ में क्या दिया है? टाइम दिया है। तो ये ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, सिंस फोर के साथ में किसका प्रयोग किया गया है? बाई प्लस टाइम का। और बाई प्लस टाइम का जब प्रयोग कर दिया जाता है तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब दी गई है वो किसकी दी गई है? विल हैव और वर्क दी गई है। यहाँ पर शैल हैव और लिव्ड दी है, यानी विल या शैल के साथ में हैव और आपका V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। तो समझना आपको यह है कि कई बार सिंस फोर के साथ में भी आपको बाई प्लस टाइम दे दिया जाता है, और जब सिंस फोर के साथ में अगर बाई प्लस टाइम दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है सिंस फोर के साथ में भी। तो आई होप के दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपके अपने रूल थे, और ये जो दोनों के दोनों रूल है, इससे पीछे वाला और ये सेकंड वाला दोनों इंपॉर्टेंट रूल है, और ये दोनों ही रूल आपको याद रखने हैं जहाँ तक स्कूल लेवल की एग्ज़ाम की बात है या फिर कंप्यूटर लेवल के एग्जाम्पल की बात है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में जैसा कि जनरली हम बात करते हैं, हर क्लास के एंड में हम बात करते हैं अपनी वोकेब की, और अब हम एट लास्ट हम पहुँच गए अपनी वोकेब की तरफ। और अब हम वोकेब की बात करें तो अपनी वोकेब होने वाली है सबसे पहले अगर अपनी वोकेब की बात करें तो फर्स्ट अपना वर्ड होने वाला है वो हो जाएगा एबिलिटी। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स?
एबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबिलिटी। अब एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी होती है योग्यता, अक्षमता, क्षमता या योग्यता, अक्षमता बोल दो, योग्यता बोल दो डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या होती है? एबिलिटी होती है। और यहाँ पर अगर सिनोनिम की बात करूँ तो सिनोनिम क्या हो सकता है? सिनोनिम की बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा कैपेसिटी, CAPACITY कैपेसिटी। उसके बाद में बात करूँ तो कैपेबिलिटी, CAPABLITY कैपेबिलिटी हो जाएगा। उसके बाद में बात करूँ कॉम्पिटेंस हो जाएगा, COMPTENC कॉम्पिटेंस हो जाएगा। उसके बाद में बात करूँ एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा। एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स, कैपेसिटी हो जाएगा, कैपेबिलिटी हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है? कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, एनर्जी है। उसके बाद में अगर बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपना वर्ड हो जाएगा पावर। क्या हो जाएगा? पावर। उसके बाद में बात करें तो पोटेंशियल हो जाएगा, POTENTIAL पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? पोटेंशियल। उसके बाद में क्या हो जाएगा? प्रोफिशिएंसी हो जाएगा, PROFECIENCY प्रोफिशिएंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। उसके बाद में कॉम्पिटेंस, एनर्जी, पावर, पोटेंशियल और प्रोफिशिएंसी। उसके बाद में अगर एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम क्या हो सकते हैं? एंटोनिम की बात करते हैं यहाँ पर हो जाएगा इनएबिलिटी, इनएबिलिटी, INABILITY इनएबिलिटी, इनकैपेबिलिटी, CAPABILITY इनकैपेबिलिटी। उसके बाद में क्या हो जाएगा? इनकॉम्पिटेंस हो जाएगा, INCOMPETENC इनकॉम्पिटेंस हो जाएगा। और इनप्रोफिशिएंसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? इनएफिशिएंसी हो जाएगा, इनएफिशिएंसी हो जाएगा। दोबारा देखें, इनएबिलिटी हो जाएगा, इनकैपेबिलिटी हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंस हो जाएगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा? इनएफिशिएंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनएफिशिएंसी हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसके क्या है? एंटोनिम है। और यहाँ पर एक वर्ड हम और लिख सकते हैं। कौन सा लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर अपना एक वर्ड और हो सकता है और वो हो सकता है इनएप्टीट्यूड हो सकता है, एप्टीट्यूड, इनएप्टीट्यूड हो सकता है। तो उसके बाद में हमारे पास क्या है? सिनोनिम और इसकी एबिलिटी क्या है? सिनोनिम और उसके बाद में क्या है? इसके एंटोनिम है, सिनोनिम और एंटोनिम। उसके बाद में अगर बात करें तो सेकंड जो अपना वर्ड होने वाला वो है कैप्टिवेट, CAPTI कैप्टिवेट, CAPTI कैप्टिवेट। कैप्टिवेट क्या होता है? लुभाना। क्या होता है? लुभाना, लालच देना। क्या हो जाएगा? लुभाना, या यूँ कहूँ कि लालच देना या आकर्षित करना, आकर्षित करना, इस प्रकार का जो है इसका अर्थ हो सकता है। इसके बाद में अगर बात करें सिनोनिम की तो सिनोनिम किस प्रकार के हो सकते हैं? सिनोनिम की बात करूँ, सबसे पहले बात करता हूँ तो एल्यूर, ALLURE, एल्यूर। उसके बाद में जाएगा चार्म, CHARM, चार्म। उसके बाद में अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट। उसके बाद में बात करें तो ल्यूर, LURE, क्या हो जाएगा? एक बार दोबारा देखें, कैप्टिवेट अपना वर्ड है, उसका अर्थ है लुभाना या लालच देना या आकर्षित करना। तो उसके एंटोनिम की बात करूँ से सबसे पहले सिनोनिम की बात करता हूँ, एल्यूर, चार्म, अट्रैक्ट। उसके बाद में क्या हो जाएगा? उसके बाद में हो जाएगा ल्यूर। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? ल्यूर। उसके बाद में बात करें तो हम इसकी और अगर बात करें तो नेक्स्ट अपना वर्ड हो सकता है और वो हो सकता है फैसिनेट, FASCINAT, फैसिनेट, FASCINAT, फैसिनेट हो सकता है। इसके अलावा आपका कैजुअल हो सकता है, कोक्स हो सकता है। तो वहाँ पर भी आपके यूज़ हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात करूँ, कोक्स हो सकता है आपका। इसके अलावा आपका कैजुअल हो सकता है, CAJOLE, कैजुअल हो सकता है। तो ये सारे सारे जो वर्ड हैं वहाँ पर आप किस में सेंटेंस में या यूँ कहूँ कि सिनोनिम में आपके यूज़
किए जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखें एक आपका मेस्मराइज हो सकता है, MESMERIZ, मेस्मराइज हो सकता है। क्या हो सकता है? मेस्मराइज हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में अगर इसके एंटोनिम की बात करूं तो इसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं? तो एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम की अगर बात करें तो क्या हो सकता है? सबसे पहले एंटोनिम की बात करेंगे और एंटोनिम में बात करें तो क्या हो जाएगा? एंटोनिम की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा रिपल्स, REPULS, रिपल्स। उसके बाद में हो जाएगा रिपेल। क्या हो जाएगा? दोबारा देखें, एंटोनिम की बात करें रिपल्स की, और उसके बाद में क्या हो सकता है? रिपल्स के बाद में क्या हो सकता है? रिपेल हो सकता है। उसके बाद में देखें, उसके बाद में हो जाएगा, उसके बाद में बात करेंगे तो हो जाएगा डिस्कस्ड, DISGUST। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? यहाँ पर हो जाएगा रिप्लेस, रिपल्स, रिपेल और डिस्कस्ड। तो एक बार दोबारा देखिए इन सभी दोनों ही वर्ड को। पहले हम बात करें अपनी ओकेब के, ओके में सबसे पहला वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी का अर्थ होता है क्षमता या योग्यता, और यहाँ पर अगर बात करूँ सिनोनिम में तो एबिलिटी कैपेसिटी हो जाएगा। कैपेसिटी के बाद में क्या हो जाएगा? कैपेसिटी के बाद में अपना हो जाएगा कैपेबिलिटी। उसके बाद में बात करें तो हो जाएगा कॉम्पिटेंस, एनर्जी। उसके बाद में पावर, पोटेंशियल हो जाएगा और प्रोफिशिएंसी हो जाएगा। अगर एंटोनिम की बात करो तो एबिलिटी का इनएबिलिटी हो जाएगा, कॉम्पिटेंस का कैपेबिलिटी का इनकैपेबिलिटी हो जाएगा, कॉम्पिटेंस का इनकॉम्पिटेंस हो जाएगा, प्रोफिशिएंसी का इनएफिशिएंसी हो जाएगा, और इनएप्टीट्यूड भी हो सकता है। इसके बाद में कैप्टिवेट होता है लुभाना या लालच देना, किसी को आकर्षित करना। सिनोनिम की बात करो तो एल्यूर, चार्म, अट्रैक्ट, ल्यूर, फैसिनेट, कोक्स, कैजोल और मेस्मराइज हो जाएगा। अगर एंटोनिम की बात करो तो रिपल्स हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा और डिस्कस्ड हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये अपने आज के कुछ अपने वोकेब के वर्ड थे, जैसे कि हर एक क्लास के एंड में इस प्रकार के जो वर्ड हमें करते हैं। तो आई होप कि क्लास आपको पसंद आ गई वीडियो स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास थी उसमें हमने भले ही रूल 2 ही पढ़े हों, या बहुत ही बोल सकते हो कि बहुत कम हमने इसमें 2 रूल का जिक्र किया है, ज़्यादा हमने इसमें रूल पढ़े नहीं हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स कि फ्यूचर परफेक्ट ऐसा टेंस है जहाँ पर आप बिफोर के साथ एक सेंटेंस या यूँ कहूँ कि वहाँ पर रूल 1 और 3 वहाँ पर यूज़ होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट वो रूल है। अगर पूरे ग्रामेटिकल या स्पेशली बात करूँ टेंस की तो वहाँ पर 1 और 3 का रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 टेंस वहाँ पर क्लियर करवाता है। पहला आपको इंडेफिनिट क्लियर करवाता है और दूसरा आपको क्लियर करवाता है परफेक्ट टेंस। अगर एक चीज़ आप ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स कि 1 और 3 का जब आपका रूल लगता है 1 और 3 का, तो ध्यान रखें कॉम्बिनेशन होता है पास्ट का पास्ट के साथ। यानी पास्ट का अगर 3 आ रहा है तो पास्ट का फर्स्ट आएगा, या पास्ट का फर्स्ट आ रहा है तो पास्ट का 3 आएगा, और पास्ट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है आपका कॉम्बिनेशन। लेकिन ध्यान रखें प्रेजेंट के साथ कॉम्बिनेशन होता है फ्यूचर का, यानी या यूँ कहूँ कि फ्यूचर के साथ कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट का। यानी फ्यूचर का अगर 3rd आ रहा है तो फिर फर्स्ट कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर का साथ फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट के साथ, और पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है आपका पास्ट के साथ। इसलिए तो कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पर आपकी जो भी कंडीशन होती है वहाँ पर, जैसे ओपन कंडीशन है तो वहाँ पर आप प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का यूज या यूँ कहूँ कि फ्यूचर फॉर्म का यूज वहाँ पर करते हो। तो आई होप कि चीज़ आपको समझ में आ गई वीडियो फ्रेंड्स। नेक्स्ट जब हम अपनी क्लास होगी तो उसमें हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होगा वो आई होप कि वो अपना अगर टेंस जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक में लास्ट अपनी वो स्टेज होने वाली है डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट उसी क्लास में या जब भी अपनी क्लास होगी उस क्लास में बात करेंगे हम अंतिम जो अपना टेंस होगा उसकी, और उसी में हम जिक्र करेंगे कि जितने भी अपने टेंस पढ़े हैं या जितने भी अपने टेंस हैं उन सभी से रिलेटेड एक बोल सकते हैं कि ऑल ओवर एक चार्ट बनाएंगे, और उस चार्ट में पूरे के पूरे जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो सारी डिटेल को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे उस चार्ट के थ्रू। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्लास हो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट क्लास आए तब तक अब हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास जल्द लेकर हम आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड नाइट।